नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में मेरे सहयोगी मनोज पांडे और थोड़ी देर में सनी शरद भी मौजूद रहेंगे। दरअसल देर रात लाइव आने के पीछे का एक मकसद है। मकसद यह है कि 23 नवंबर यानी कि एक दिन के बाद जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आना है, उसके ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना एक एग्जिट पोल जारी कर दिया है। और उस एग्जिट पोल में जो रोचक चीजें हैं वो ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह लग रहा है कि उसके गठबंधन का साथी कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर पड़ गया है। और यही वजह है कि 59 सीटों पे इंडिया अलायंस को बढ़त दिखाने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह एग्जिट पोल में कांग्रेस संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ रही है कांग्रेस पार्टी। पांडे जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है कि आखिरकार किस तरीके से इसे देखना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस एग्जिट पोल को, तब जबकि एक दिन के बाद चुनाव परिणाम आना है, तब जबकि कई सारी जो एजेंसियां हैं जो सर्वे करती हैं, जो एग्जिट पोल किया करती हैं, उनके द्वारा ज़्यादातर में एनडीए को दिया गया है कि एनडीए सत्ता में लौट रही है और इंडिया अलायंस को जो है कुछ एक एजेंसियों ने बढ़त दिया है। देखिए, इस एग्जिट पोल को जिसने जेएमएम ने जारी किया, जिसको इसमें दिखाया गया है कि कांग्रेस 50% सीट पर लगभग लूज करने की स्थिति में है। तो अब ये एग्जिट पोल दो कारणों से ऐसा सीट वाइज जारी किया होगा। पॉलिटिकल पार्टी सामान्य तौर पे सीटों की संख्या तक जाते हैं और या फिर सरकार बनाने का दावा करते हैं। सीट वाइज जारी करने से पीछे ये है कि अपने साथी को बताना कि तुम कहाँ हो। तुम लड़ झगड़ के हर बार सीट तो ले लेते हो पर तुम हो नहीं कहीं। और दबी जुबान से ये भी दिख रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि सरकार नहीं बनी तो उसका ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ा जा सके। और उसमें कई ऐसे सीट हैं जो अब तो लोग कह रहे हैं कि हाँ, जेएमएम ने बाकायदा सत्य साबित किया है कांग्रेस के लिहाज से। तो कांग्रेस को ये इस तरीके के बताने का कोशिश है कि भाई कांग्रेस कमजोर है, और कमजोर है दिख रहा है। जेएमएम भी मान रही है, मोहर लगा दी। सनी, पांडे जी ये बोल रहे हैं कि दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ये एग्जिट पोल है वो कांग्रेस को कमजोर बताने के लिए जो है एक तरीके से किया गया है और बतलाया जा रहा है। क्या आप भी वही मान रहे हैं या फिर इसका मकसद झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस के जो समर्थक हैं उसमें एक बूस्टअप डालने के लिए? देखिए, सुप्रियो भट्टाचार्य ने दो तीन बातें कही। एक तो 59 सीट पर जीत का दावा किया कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो है 59 सीट पर जीत रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि 24 में से 11 जिला में भाजपा खाता नहीं खोल पाएगी। तीसरी बात जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया 81 विधानसभा सीट का सीट वाइज, उसमें दो चीजें लिखी गई है निर्णय पर। एक है कि भाजपा का खाता नहीं खुलेगा और दूसरा कड़ा संघर्ष। तो कड़ा संघर्ष जो बताया गया है वो 23 सीट पर बताया गया है और 23 सीट में से 14 सीट ऐसी है जो कांग्रेस की सीट है। तो कांग्रेस की ज्यादातर सीटों को माना गया है कि ये कड़ा संघर्ष है। तो कांग्रेस 31 सीट पे चुनाव लड़ रही थी जिसमें एक तो दोस्ताना संघर्ष ही है दो सीटों पे, छतरपुर और विश्रामपुर, और बाकी के जो 29 सीट हैं उसमें से 14 सीटों पे कड़ा संघर्ष दिखा दिया गया है। बिल्कुल कड़ा संघर्ष बताया गया है। अब देखिए, दो तीन चीजें दिलचस्प बात है। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता कह रहे थे कि बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, अमर बावरी अपनी ही सीट नहीं जीतेंगे। आज जो जेएमएम की तरफ से लिस्ट जारी किया गया एग्जिट पोल, उसमें जेएमएम को विश्वास नहीं है कि ये सीट जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ वो जीत पाएंगे। यही वजह है कि कड़ा संघर्ष बताया गया है। राजधनवार सीट पर कड़ा संघर्ष बताया गया है। सिल्ली के सीट पर चंदन क्यारी का जिक्र नहीं है, वो मान के चल रहे हैं कि चंदन क्यारी वो जीत रहे हैं जैसा कि उसमें लिखा है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि देखिए, एक है बहरागोड़ा सीट जहां से समीर मोहंती झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार कुणाल सारंगी थे जो चुनाव से ठीक पहले भी जेएमएम में शामिल हो गए। और बहरागोड़ा ही सीट एक ऐसी सीट थी जिसमें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 70,000 वोट से, सबसे अधिक वोट से वहां जीती थी। और जेएमएम खुद मानती है कि इस पर कड़ा संघर्ष है।
तो मतलब जो सबसे मजबूत सीट है वो भी जेएमएम मान रही है कि कड़ा संघर्ष है। मतलब वहाँ दिनेशानंद गोस्वामी चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं सर। हाँ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दिनेशानंद गोस्वामी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस जेएमएम मान रही है कि वहां पे वो मजबूत स्थिति में है। एक एक करके सनी वो सारी सीटें आप बता दीजिए जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़ा संघर्ष मान रही है। बिल्कुल, एक एक सीट बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनके आमने सामने कौन है। जरमुंडी सीट को माना जा रहा है कि ये कड़ा संघर्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनुसार। ये वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार बादल पत्रलेख, जो पूर्व मंत्री रहे, 3 महीने पहले वो मंत्री से हटे और उनकी जगह पे दीपिका पांडे मंत्री बनी, और इनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार हैं देवेंद्र कुंवर। मतलब आप देखिए कि बादल पत्रलेख पूर्व मंत्री जरमुंडी से इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे थे और वो फंसे हुए हैं, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा मान करके चल रहा है। बिल्कुल, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मान रहा है और ये चर्चा भी है कि जरमुंडी सीट थोड़ी टफ बादल पत्रलेख की हो सकती है। गोड्डा सीट जो आरजेडी के खाते में है, यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार संजय प्रसाद यादव हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और निवर्तमान विधायक जो हैं अमित मंडल, वो हैं। जेएमएम मान रही है कि वो सीट पर कड़ा टक्कर है, जबकि राजद के लोगों का मानना है कि हम लोग वहां से जीत चुके हैं। बीजेपी के लोगों का मानना है कि बहुत कम मार्जिन से, हालांकि पिछली बार भी करीब 4-5 हजार वोट से अमित मंडल जीते थे। 23 तारीख तक तो जो चुनाव लड़ रहा है सब जीत रहा है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या राय है। तो संजय प्रसाद यादव जो गोड्डा वाले हैं, जो विधायक रह चुके हैं, वो इस बार फिर से जो है फंसे हुए हैं, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा मान रहा है। बिल्कुल, इसके अलावा ये महागामा सीट है जहां से दीपिका पांडे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मंत्री भी हैं, और उनके सामने अशोक भगत हैं जो विधायक भी पहले रह चुके हैं, 2019 में भी यही बीजेपी के सामने से थे। जेएमएम मान रही है कि इस सीट पर भी कड़ा टक्कर है। दीपिका पांडे भी फंसी हुई हैं जेएमएम के अनुसार। कोडरमा सीट मुश्किल है उनका, महगामा कोडरमा सीट को जेएमएम मान के चल रही है कि कड़ा संघर्ष है। एक बार थोड़ा दीपिका पे बात कर लेते हैं। बाबा, आप चूंकि उधर गए थे, घूम रहे थे, क्या वाकई में वो परिस्थितियां हैं? परिस्थिति तो 81 सीट पे कड़ा संघर्ष है, ऐसी है। तो संघर्ष है ही, लेकिन एक रिपोर्टर जब, जैसे हम लोग जब कहीं जाते हैं, हाँ, तो थोड़ा तो समझ में आ जाता है। संघर्ष है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मार्जिन का संघर्ष है कि कितना प्लस और माइनस होगा। मतलब दीपिका को लेकर के जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा मान करके चल रहा है कि वो सीट फंस चुकी है, कड़ा संघर्ष है, क्या वाकई में वो है या फिर दीपिका निकल जाएंगी? नहीं, दीपिका मजबूत दिख रही है, वहां निकल जाएंगी। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कोडरमा सीट है जहां से राजद के उम्मीदवार सुभाष यादव हैं, जो जेल में थे और चुनाव कोर्ट के परमिशन से वो चुनाव लड़ने के लिए सामने आए हैं। इनके सामने बीजेपी की नीरा यादव हैं और एक निर्दलीय उम्मीदवार, त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है कि शालिनी गुप्ता जो मैदान में आई हैं। जेएमएम मान के चल रही है कि ये सीट पर भी कड़ा संघर्ष है। आगे देखिए कि बड़का गांव से कांग्रेस की अभी वर्तमान में विधायक हैं अंबा प्रसाद, जो उम्मीदवार भी हैं, और इनके सामने रोशन लाल चौधरी, जो टिकट की घोषणा से कुछ घंटे पहले बीजेपी में 1 घंटे पहले चंद्र प्रकाश चौधरी के ये भाई हैं बड़े, वो शामिल हुए और उस सीट को जेएमएम मान के चल रही है कि कड़ा संघर्ष है। मतलब अंबा प्रसाद भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजरों में वो संकट में हैं। रामगढ़ सीट जहां से ममता देवी जो है कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, और इनके सामने आजसू की तरफ से सुनीता देवी, जो चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी है और अभी विधायक भी हैं, उपचुनाव जीतकर वो आई थी, वो माना जा रहा है कि यहाँ पर भी कड़ा संघर्ष है। हजारीबाग सीट जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मुन्ना सिंह हैं और उनके सामने इस बार नए उम्मीदवार वहां बीजेपी ने उतारा, चूंकि मनीष जायसवाल जो है वो सांसद बन गए, प्रदीप प्रसाद। तो यहाँ भी मान के जेएमएम चल रहा है कि कड़ा संघर्ष है। चतरा सीट जो राजद के खाते में है, सत्यानंद भोक्ता की बहू जो है वहां से चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने जनार्दन पासवान जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं वो हैं। जेएमएम मान रहा है कि यहाँ पर भी कड़ा टक्कर है। चतरा से जो खबरें आ रही है पांडे जी, वो तो जो एलजेपी के जो लड़ रहे हैं जनार्दन पासवान, मेरे पास जो जानकारी है कि वो बढ़त में है, इस तरीके की खबरें हैं। नहीं, वो सचमुच सब जगह से ये आ रही है कि चतरा सीट पे वो फिलहाल एज में है, जनार्दन पासवान। तो मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो बढ़त में है। बिल्कुल।
लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नजर में रश्मि प्रकाश, सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री की बहू संकट में है। अभी पूर्व मंत्री बोला जाना चाहिए, अभी तक तो निवर्तमान मंत्री हैं। धनवार सीट देखिए, ये हॉट सीट है, सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला सीट है धनवार, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो कारण ये है, दूसरा कारण ये है कि इस सीट पर जो इंडिया गठबंधन है वो फ्रेंडली फाइट भी कर रहा है। एक तो माले के उम्मीदवार हैं राजकुमार यादव और जेएमएम के उम्मीदवार हैं निजामुद्दीन अंसारी, और एक और उम्मीदवार थे निरंजन राय जो निर्दलीय खड़ा हुए थे, और चुनाव से ठीक पहले वो अमित शाह के मंच पर गए और वो बीजेपी में शामिल हो गए। जेएमएम मान के चल रही है कि इस सीट पर भी कड़ा संघर्ष है। इसका मतलब जेएमएम इस सीट पर कंफर्म नहीं है। जैसे बाबूलाल मरांडी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि बरहेट से जो है चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, तब जेएमएम की तरफ से कहा गया कि बाबूलाल मरांडी चुनाव हार रहे हैं। लेकिन इसमें अभी माना जा रहा है कि भाई कड़ा संघर्ष है। तो किसके बीच कड़ा संघर्ष है पांडे जी? क्या जेएमएम के जो एनडीए वर्सेस इंडिया, ऐसे वहाँ इंडिया तो वहाँ है ही नहीं, धनवार में इंडिया कहाँ है? वहाँ तो इंडिया दो है। आप ऐसे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? इतना बढ़िया एग्जिट पोल आया है जेएमएम का, आप उसको श्रेय नहीं दे रहे हैं। जेएमएम का एग्जिट पोल में कह रही है एनडीए वर्सेस इंडिया, तो इंडिया के वहां दो हैं तो दोनों कमजोर हैं। ये है सिंपल लॉजिक, जहां एक है एक कमजोर है, ऐसे समझिए इस बात को। चलिए, हालांकि यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं कि राजकुमार यादव जो माले के टिकट पे पहले एमएलए रह चुके हैं और बाबूलाल मरांडी को वो एक बार हरा भी चुके हैं, वही फाइट में हैं और उन्हीं की लड़ाई जो है बाबूलाल मरांडी से है, जो मैं देख पा रहा था जब मैं राजधनवार घूम रहा था। और निजामुद्दीन अंसारी 2019 के चुनाव में भी जेएमएम कांग्रेस और राजद के अलायंस पे उस वक्त गठबंधन के नाम पे ये पूरा ये था, इन लोगों का जो कोलैबोरेशन था, तो उसमें ये 13-14 हज़ार वोट लाए थे उस वक्त भी। एक बार विधायक भी बने हैं बाबूलाल मरांडी की पार्टी से, जेवीएम से वो चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। तो इसीलिए बाबूलाल से उनका प्रेम जोड़कर देखा जाता है। और अभी देखिए कि 2-3 ऐसे पत्रकार हैं जिन पर वो बिफर भी पड़े, मारने के लिए उठ गए थे। अब किसी किसी का व्यवहार होता है, हालांकि वो जो है मुझे लगता है कि उनका बहुत नुकसान भी किया होगा ऐसी हरकतें। वैसी थोड़ा सनकी टाइप से वो बिहेव कर रहे थे निजाम अंसारी, हाथ उन्होंने उठाया था और सनकी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि उस सीट पर निजामुद्दीन अंसारी को उतारने के बाद माले और इंडिया गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक ठाक भी नहीं रहा, थोड़ी नाराजगी भी बढ़ी। लेकिन कहा यही गया कि शायद मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए उस इलाके में एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया गया, इसीलिए वहाँ उतारना पड़ा। जमुआ सीट देखिए, जमुआ इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले केदार हाजरा जो है वो जेएमएम में शामिल हुए और जेएमएम ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। मंजू देवी वहाँ जो कांग्रेस में थी, शायद वो कांग्रेस में थी मंजू देवी, वो चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई और माना जा रहा है कि मंजू देवी वहाँ मजबूत स्थिति में है और यही वजह है। लेकिन वोटिंग के एक रात पहले जो है सीता हाजरा, क्या नाम है उनका? केदार हाजरा। नहीं, केदार हाजरा तो वो जो बलदेव हाजरा के जो बहू हैं वो बीजेपी में शामिल हुई, तो एक डेवलपमेंट वहाँ हुआ और उसी की वजह से माना जा रहा है कि जमुआ सीट मजबूत है। जमुआ से तो कई दर्शक हैं जो मुझे फ़ोन करके ये कहें कि आप देखिएगा कि झारखंड में सबसे अधिक वोट से हो सकता है कि जमुआ सीट से ही मंजू देवी जीतेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। नहीं, मंजू देवी बीजेपी। अच्छा। लेकिन और कई उम्मीदवार हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे कि सबसे अधिक वोट से कौन जीत सकता है। धनबाद सीट जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय दुबे हैं और उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार। जमुआ जेएमएम भी मान रहा है कि संघर्ष में है, वही मैं बता रहा हूँ। इसलिए इंटरेस्टिंग है कि केदार हाजरा शामिल हुए फिर भी जेएमएम मान के चल रहा है कि यहाँ संघर्ष है। धनबाद से कांग्रेस के अजय, यहाँ माले का जो समीकरण है सनी, आप देखिए कि ये जो 5-6 सीटों पे जो माले चुनाव लड़ती है, अकेले भी अगर माले लड़ती चुनाव, तो उसमें एक जमुआ भी होता। तो जमुआ में कोई एक क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कैंडिडेट थे, लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस में 3 सीटें मिली तो उनका नाम वापस लिया गया, वो चुनाव नहीं लड़े, मतलब उनको उम्मीदवार बनाया जाना था। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। धनबाद सीट पर अजय दुबे है ना पांडे जी, कांग्रेस उम्मीदवार, और उनके सामने बीजेपी के हैं राज सिन्हा। यहाँ तो कोई कड़ा संघर्ष नहीं है, राज सिन्हा बहुत आगे चल रहे हैं, मतलब दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अजय दुबे मतलब हमको लगता है कि चुनाव के दौरान आए थे शायद,
मैं तो चेहरा से नहीं पहचान पा रहा हूँ। कांग्रेस में ही है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, कांग्रेस में है, लेकिन धनबाद साल में एक आध दो बार आते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लोग उनको कहते हैं कि मतलब वो पब्लिक के बीच में नहीं है कहीं भी। अरे बाबा, तो बंद कमरे में है तो फिर क्या मतलब है? अरे आप बंद नेता कमरे, नेता होता है, बंद कमरे में क्या होता है? जनता उनको अगर नेता नहीं मान रही है तो बेचारे अब कहाँ जाए? कांग्रेस का एक्टिविटी नहीं है तो ठीक क्या है, पांडे जी अपने अंदाज में बात करें। अगली सीट पर चलते हैं, झरिया, जहां से कांग्रेस के अभी निवर्तमान विधायक हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, और इनके सामने रागिनी सिंह हैं जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। और जेएमएम मान रहा है कि इस सीट पर भी कड़ा संघर्ष है। यहाँ भी कोई संघर्ष नहीं है। झरिया में जो भी वजह रही हो, पूर्णिमा सिंह काफी पीछे चल रही हैं। नहीं, संघर्ष है। संघर्ष है। मतलब किस टाइप का संघर्ष है? क्या मतलब ऐसा है कि 1000-2000 से नहीं 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 नहीं, वो संघर्ष है 5000 से 10,000 के बीच का संघर्ष। कौन है एज में? बीजेपी एज में। तो फिर संघर्ष ही नहीं रहा। 1500 का रहे, 2000 का पांडे जी तक बातचीत भी है। मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस ने जो ऊपर रिपोर्ट भेजा है, उसके अनुसार झरिया सीट कांग्रेस अपने पाले में लेती हुई दिख रही है। अब कांग्रेस और जेएमएम का अगर अपना रिपोर्ट पे बात करें तब तो फिर बात ही नहीं करना चाहिए। 59 सीट तो जेएमएम जीत रहा है। सरकार बन रही है। जेएमएम का तो 59 सीट है ना। आगे हम लोग फिर अब चर्चा करते हैं। बागमारा सीट, जहां से ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो और उनके सामने हैं बीजेपी के आपका जलेश्वर महतो। नहीं, बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के। बीजेपी के शत्रुघ्न महतो हो गए। तो कांग्रेस के जलेश्वर महतो और बीजेपी के शत्रुघ्न महतो हैं। और जेएमएम मान के चल रहा है कि यहाँ पर भी कड़ा संघर्ष है। यहाँ पे वाकई में संघर्ष है और परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। बहरागोड़ा पर हम लोग चर्चा कर लिए। बहरागोड़ा जो समीर मोहंती जेएमएम के उम्मीदवार हैं, उनके सामने दिनेशानंद गोस्वामी हैं। जमशेदपुर पूर्वी, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अजय हैं और इनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार पूर्णिमा साहू हैं। तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर संघर्ष है जेएमएम के अनुसार। जेएमएम के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू की जो सीट है, जहां से वो चुनाव लड़ रही थी बीजेपी से, जमशेदपुर पूर्वी, वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ये मान रहा है कि कड़ा संघर्ष है कांग्रेस के साथ। अब संघर्ष तो चूंकि बाइपोलर इलेक्शन होता है, आमने सामने की राजनीति है, तो हर सीटों पे आप कह दीजिए कि संघर्ष है, लेकिन यहाँ पे पूर्णिमा साहू जो है वो बढ़त में हैं। बिल्कुल। जगन्नाथपुर, जहां से गीता कोड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार सोनाराम सिंकू हैं। तो ये सीट पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है मान के चल रहा है कि कड़ा संघर्ष है। खरसावां, कड़ा नहीं लेकिन संघर्ष है। पांडे जी हंस रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी एक आदमी ने इस एग्जिट पोल को बनाया है तो उन्होंने पूरी कोशिश की है इस बात को कि जैसा एग्जिट पोल आया कि भाई तुम भी खुश, तुम भी खुश, तुम भी खुश, उसी तरीके से किया गया। लेकिन एक चीज तो साफ है कि वो कांग्रेस को देखना नहीं चाहता। मतलब जो भी व्यक्ति इस एग्जिट पोल को बनाया है, जिस भी आधार पे, पांडे जी मुझे बोल रहे लगता है कि जो अगर कुछ एग्जिट पोल को किनारे कर दिया जाए, जो हंग असेंबली वाला सीन जो दिख रहा है, तो अगर वैसी स्थिति होती है, फिर जो एक फॉर्मूला हमेशा लगता है, आरोप लगते रहा बीजेपी पर, ऑपरेशन लोटस और ये सब करके, तो अगर वैसी विधायक इधर उधर होने की स्थिति में रहे तो पहले से ही कांग्रेस के विधायकों को सीधा कर दिया जाए। मुझे लगता है कि इसीलिए ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ पर कड़ा संघर्ष है, ताकि वो अभी सोच ही नहीं पाए। अभी वो उनका पूरा फोकस रही पहले हम अपना सीट निकाल पाए। तो ये एक मनसा जो भी रहे, लेकिन पार्टी ने इसको लेकर के जब जारी किया है तो इसको तो आपको गंभीरता से तब तक मानना चाहिए जब तक कि जो है गलत नहीं आखिरी चुनाव परिणाम नहीं, चूंकि है ज्यादा आंकड़ा कांग्रेस का। और ये मुझे लगता है कि सिर्फ जेएमएम नहीं बल्कि हर एक आम व्यक्ति भी कह रहा है कि अगर किसी भी कारण से इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाती है, सीटें कम आती है, तो उसका मुख्य कारण कांग्रेस ही होगा। कांग्रेस ही कमजोर कड़ी तो फिर कांग्रेस कमजोर कड़ी है तो कांग्रेस को कौन कमजोर बनाया? 5 साल में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही कमजोर किया कांग्रेस को। कांग्रेस आज किस परिस्थिति में है? कांग्रेस आज तस्वीर खिंचाने की परिस्थिति में है। क्या नाम है इनका? कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का नाम आपको याद है? प्रदेश अध्यक्ष तो केशव महतो कमलेश हैं। अच्छा, आपको याद है? मतलब मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि दर्शकों को जो अभी जुड़े हुए होंगे या बाद में देखेंगे, अगर जनरल नॉलेज का सवाल पूछ दिया जाए आज कि झारखंड कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, तो मैक्सिमम को नाम नहीं याद होगा। अब
यहाँ प्रभारी कल्चर बन गया है, प्रभारी को चलाना है, एक डमी अध्यक्ष चुन लीजिए और बाकी जो खेल खेलना है आप खेलते रहिए। हाँ, तो प्रभारी भी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हेलीकॉप्टर में बैठकर एक दूसरे का फोटो ही खींच रहे थे, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस फोटो के थोड़ा नेता सा ही फोटो कर थोड़ा दिखा दीजिए सनी। फोटो तो होगा, वो एक्चुअली हेलीकॉप्टर में बैठ करके, मतलब नए नवेले जैसे हम जैसे जो नए लड़के जब शुरू में पहली दफा हेलीकॉप्टर पे बैठना या प्लेन में बैठना, तो जो फोटो खींचने की जो हमारी आदत है पहले थी, तो उस टाइप से आप देखिए कि यहाँ सेल्फी मोड में कांग्रेस चल रहा था। यहाँ देखिए कि कैसे जो है, मैं तो देख रहा था केशव महतो कमलेश को जब राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो वो किनारे चल रहे थे, उनको बीच में पकड़ करके लाया गया कि नहीं आप यहाँ बैठिए, आप भूलिए मत कि आप अध्यक्ष हैं। तो आप देखिए ये यहाँ केशव महतो कमलेश यही हैं और ये हैं गुलाम मोहम्मद मीर, अभी विधायक बने हैं जम्मू कश्मीर से। और एक और तस्वीर है, एक और तस्वीर है, ये देखिए सामने से, मतलब एक हाँ दूसरे का चलिए, लोग हाँ तस्वीर ना ठीक है, अब कितना तस्वीर दिखाइएगा। तो कांग्रेस की स्थिति तो वाकई में, मतलब हालांकि मैं मानता हूं निजी तौर पे, चूंकि मैं कवर करता हूं जेएमएम कांग्रेस वगैरह है सब, तो मैं देखता हूं कि कांग्रेस की आखिर स्थितियां इस तरीके से क्यों आई है, क्यों कैसे कमजोर होते जा रही है कांग्रेस झारखंड में। 5 साल में उस तरीके से उसको लगा ही नहीं कि कांग्रेस के लोगों को ये एहसास ही नहीं करने दिया गया कि आप सरकार में हैं। पांडे जी फिर से हंस रहे हैं। नहीं, देखिए पांडे जी हंस रहे हैं, मैं बता हाँ, पांडे जी के हंसने के पीछे का कारण है और इसके पीछे का तर्क यही है कि आपको याद होगा कि कांग्रेस की सभी महिला विधायक एक गाड़ी में बैठकर किस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए मंत्रियों के द्वार तक गई। आलमगीर आलम उस वक्त थे विधायक दल के नेता, कि कोई सुन नहीं रहा है। तो आप नाराजगी तो है भाई, कुछ काम ही नहीं हो रहा था। इरफान अंसारी जो आज मंत्री बन गए फिर कह रहे हैं कि हम ये कर दिए वो कर दिए, वो जब तक मंत्री नहीं बने थे तब तक कह रहे थे कि कोई किसी का सुन ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तमाम लोग कह रहे थे जितने लोग थे। बड़ी संकट की बात यह है कि कांग्रेस के अगर कुछ एक विधायक जीत के आते हैं, जैसा जेएमएम कर रहे हैं, जीत के तो आएंगे और मुझे मेरे पास जो मैं जो देख रहा हूँ बाबा, वो डबल डिजिट में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो डबल डिजिट तो हाईएस्ट 99 होता है। नहीं, मैंने 10 सिंगल 9 के बाद 10 11 जा सकते हैं। अच्छा, तो इस बार मुझे वैसा व्यक्ति भी नहीं दिख रहा है जहां कांग्रेस के विधायक अपना रोना रोएंगे। पहले राजेंद्र बाबू थे, वो मैनेज कर लेते थे, फिर आलमगीर साहब ने उनकी जगह ली, वो मैनेज कर लेते थे। अभी जो अगर नए कुछ विधायक जीतेंगे तो इसमें मतलब सब अपने आप को देवता मानता है और कोई किसी के साथ बैठेगा नहीं, नाराजगी नहीं व्यक्त अभी के तो एक देवता हैं बादल पत्रलेख, तो वो मतलब चादर वगैरह जब ओढ़ लेते हैं। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। अब नहीं ओढ़ रहे हैं, चुनाव में नहीं ओढ़ रहे हैं। नहीं, गर्मी था। मैंने बादल पत्रलेख जी का इंटरव्यू भी किया और मुझे पुराने बादल पत्रलेख दिखे। मैंने पूछा भी उनसे। चुनाव में सब पुराने ही हो जाते हैं। वो आप देखिए कि ज्यादातर जो नेता जो जनता के बीच में नहीं भी रहते हैं, वो चुनाव में कैसे वो लोगों के साथ खाना पीना उठना बैठना सब करते हैं। तो वो सनी भूल बोला भी कि भाई आप तो जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग दिल्ली में थे, तो अधिकारियों में खास करके जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं उनमें आपके नाम को लेकर चर्चा थी कि भाई ये कैसा उम्मीदवार है जो सालों से घर नहीं गया है, जहाँ रात होती है वहीं सो जाते हैं। आप तो मुझे शायद ऐसा लिखा भी था कहीं, शायद कई सारा मैं कमेंट पढ़ रहा था, लोग बोल रहे थे कि बहुत दिन से घर नहीं गए, इनको घर भेजना चाहिए। तो आप देखिए कि लोगों में नाराजगी किस तरीके थी। ठीक है, जीत जाएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष में तो मान ही रहा है, अगर जीत गए तो अच्छी बात है, शुभकामनाएं। लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो फिर क्या वजह होंगी, क्या उनका जो एक तरीके से माना जाता रहा कि वो बहुत कलाकारी किए, चादर ओढ़ करके घूमते रहे, कंधा मंत्री के तौर पे घूमते रहे। एक कारण जो मैं वहाँ जाकर महसूस कर पाया, जो यहाँ बैठकर मेरे कान तक वो बातें नहीं पहुँच पाई थी, आपके कान तक भी नहीं पहुँच पाई थी। उनके एक भाई हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई पत्रलेख हैं जो पहले दिल्ली में जॉब करते थे, इनके मंत्री बनने के बाद वो इस इलाके में आए और उनका इन्वॉल्वमेंट जो लोग बताए मुझे, 50 से अधिक ऐसे लोग मिले जो मैंने पूछा कि आखिर बादल पत्रलेख का इतना कमजोर सीट हो जाना और सब कोई चर्चा करना कि ये चुनाव लूज कर सकते हैं, क्या कारण है। तब उन्होंने बताया कि उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और कई चीज़ों में
जो है वो वैसे काम कर रहे थे जिससे वहाँ के लोगों में नाराजगी थी, और उसी का खामियाजा जो है बादल पत्रलेख बादल पत्रलेख दरअसल काम में इतना मशगूल थे। आप देखिए ना कि बादल पत्रलेख मीडिया से कभी इंटरेक्शन हुआ उनका? वो सवाल लिए, वो प्रधानमंत्री मोदी के मोड में चले गए, उनको कोई मतलब नहीं सवाल जवाब से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। खूंटी जहाँ से जेएमएम के उम्मीदवार नए हैं रामसाय मुंडा, और उनके सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं नीलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व मंत्री और अभी निवर्तमान में विधायक। मतलब यहाँ भी क्या जेएमएम मान रहा कि मतलब पांडे जी की तरह मैं भी मतलब हंसने पे मजबूर हो रहा हूँ। यहाँ कोई संघर्ष है खूंटी में नीलकंठ सिंह मुंडा जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब इस टाइप की जो सीटें हैं उसको तो जेएमएम के लोग भी ये मान के चलते हैं कि वहाँ कोई ये नहीं है। देखिए, बहुत चीजें हैं संजय, जो दिखता है वो होता नहीं है। हाँ। हम भी घूम कर आए खूंटी, मुझे भी लग रहा था कि खूंटी में बहुत आसान है, लेकिन आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक पहले कल्पना सोरेन गई थी, वो चर्च के लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, और चुनाव के बाद और चुनाव के 1-2 दिन पहले भी मुझ तक जो फीडबैक आया उसके अनुसार सचमुच में खूंटी में ऐसा नहीं है कि बहुत एक तरफा मामला जो हम लोग सोच कर या देख कर आए थे वैसा। हाँ, जैसा तो चुनाव में होता नहीं है ऐसा नहीं जी। लेकिन अगर कोई 10-20 हजार वोटों से आगे चल रहा हो, वहां पे संघर्ष का क्या मतलब? ये हाँ, फिर आगे अब हम लोग चलते हैं सिल्ली में, जहाँ से अभी ठीक टिकट की घोषणा से पहले जो है अमित महतो जेएमएम में शामिल हुए, जो छोड़ कर गए थे खतियान के नाम पर 1932 के नाम पर, वो जेएमएम में शामिल हो गए, वही उम्मीदवार हैं। और उनके सामने आजसू के सुदेश महतो हैं और जेएलकेएम के एक उम्मीदवार हैं देवेंद्रनाथ महतो। तो ये तीनों के बीच मुकाबला है और जेएमएम यहाँ मान के चल रहा है कि कड़ा संघर्ष है। क्या लगता है आपको पांडे जी? मैं तो हालांकि परिस्थितियां बनी है वैसी, लेकिन सुदेश महतो जीत रहे हैं चुनाव। नहीं, मेहनत किया वो विषय नहीं है। एग्जिट पोल में मेहनत किया गया है, जो बड़े बड़े नाम है उन सबको मतलब रखा गया है कि आप हैं, आ रहे हैं विधानसभा में, बाबूलाल हो, सुदेश महतो। मुझे तो ये लगता है कि जो शीर्ष पदों पे जो बैठे हुए नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन भाजपा के नंबर 2 का हैसियत रखने वाले एक नेता हैं, और उन्होंने एक सीनियर जर्नलिस्ट को ये कहा कि गांडे का सीट हम जीत रहे हैं। मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखाई पड़ा। हो सकता है कि अगर एकदम से उलट जाती है परिस्थितियां तो फिर हम लोगों को बहुत कुछ देखना और समझने का जो आधार है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। नहीं, ये बदलाव करने का नहीं। स्पेकुलेशन कभी सही हो सकता है, गलत हो सकता है। पत्रकार क्या या कोई से बैठ करके ठीक है, लेकिन गांडे में क्या वाकई में है परिस्थिति? 15,000 आप कितने आदमी से मिलते हैं एक विधानसभा में? नहीं, वो ठीक है बाबा, तो उस क्या है ना कि आप चावल का एक दाना से अब चावल नहीं पता चलेगा। नहीं, उतना एक दाना की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीजें समझ में आती है। लेकिन ये बात सही है कि गांडे सीट पर कल्पना जी को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है खड़ा। हाँ। इसमें कहीं दो राय क्या मतलब नंबर 2 का हैसियत रखने वाले लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो दावा करते हैं, तो वो उसी तरीके का जेएमएम का भी ये है। नहीं, देखिए, दावा इसलिए किया जाता है कि वहां कार्यकर्ताओं में उत्साह देखी जाती है, और फिर तक आप बने रहे। हाँ, स्ट्रांग रूम में कोई कमजोर नहीं साबित हो अपने आप को करे। गणित जो है वो उनके पक्ष में है, वो केमिस्ट्री उस समय भूल जाते हैं। पेस्टिसाइड की तरह काम करेगा कार्यकर्ताओं के लिए, ऊर्जा लाएगा कि भाई आप स्ट्रांग रूम का डटे रहिए, जहां मतगणना हो रहा है वहां पे डटे रहिए, क्योंकि आप इतना सीट ला रहे हैं, कहीं किसी भी तरीके से हिलना नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से। और सनी इसके आगे बताइए। इस सीट पर चूंकि मैं गया था, हाँ, मैंने रिपोर्टिंग की थी, जिस हिसाब से बहुत हल्के में मुनिया देवी को लिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता हल्के में नहीं लिया जा रहा है। मुनिया देवी वहाँ जिला परिषद शायद रही हैं, और अभी भी पिछले बार भी थी। तो मुझे लगता है कि देखिए, वहाँ 2-3 नारा मुनिया देवी के आने के बाद गूंजा। एक तो है कि अपने हिसाब से कि बाहरी कैंडिडेट नहीं चलेगा, तो कल्पना सौर, वो जो गांव की महिलाएं थी, मैं जब मुनिया देवी के साथ घूम रहा था, तो वो जो अपने भाषा में बात कर रही थी खोरठा में, वो यही बोल रही थी कि भाई हम लोग को कुछ तकलीफ होगा तो हमको दिल्ली जाना होगा, मुख्यमंत्री आवास का गेट भी बार बार नहीं खुलेगा, तो किससे मिलेंगे, किससे दुख सुनाएंगे, ये रांची जाना होगा, दिल्ली नहीं। तो ये यहाँ जो है, ये तो मुनिया देवी हमारे घर की है, तो एक लोकल कनेक्टिविटी और ग्राउंड पर मुनिया देवी की पकड़ है। देखिए, 2-3 चीज को समझिए संजय, कि कई सीटों पर जो मजबूत सीट है उस पर बीजेपी की तरफ से लगा कि कमजोर कैंडिडेट है, लेकिन वो फील्ड पर मजबूत है। जैसे हेमंत सोरेन के सामने जो गमालियल थे, तो आप देखिए कि 25,000 वोट से 24,000 वोट से सिमोन माल्तो चुनाव हारे थे, पिछली बार हेमंत सोरेन जीते थे।
इस बार वो मार्जिन कम हो रहा है। सनी आप देखिए 2019 का जो चुनाव है था ना और 2024 का चुनाव, इसमें बहुत अंतर है। 2019 का चुनाव जो हुआ रघुवर दास के खिलाफ हुआ, उसमें हेमंत सोरेन सत्ता में आ गए। इस बार हेमंत सोरेन केंद्रित चुनाव हुआ है। कुछ जो बीजेपी के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, उनकी कोशिश थी कि इनको हटाना है और इनका एक अपना पैठ मजबूत हुआ। 5 साल में इनकी एक फॉलोइंग, जो फैन फॉलोइंग कह लीजिए, समर्थकों का एक कतार कह लीजिए, उन लोगों के द्वारा मेहनत किया जा रहा था और वो लोग डटे हुए हैं। तो आप 24 में बरहेट का वो जो आंकड़ा बोल रहे हैं, डाटा देख रहे हैं, आप देखिएगा कि इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन मिलेगा आपको। परिवर्तन मतलब क्या आप कह रहे हैं कि बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, आप याद रखिएगा इस चीज को। ये घटेगा। आप पांडे जी से भी एक बार बात करके इस नहीं पर ठीक है, वो तो परिणाम के बाद। पांडे और ये बरहेट दोनों में जीत की मार्जिन कम होगी। ठीक है, मैं नहीं मान के चल रहा हूँ, चलिए आप लोगों का वो मानना है। ठीक है, बढ़ेगा। इसके अलावा आप कांके सीट का देखिए। कांके से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सुरेश बैठा। सुरेश बैठा और इनके सामने हैं डॉक्टर जीतू चरण राम, बीजेपी के उम्मीदवार। जय में मान के चल रही है कि यहाँ भी कांटे का टक्कर है। लोहरदगा सीट जहाँ से मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव कांग्रेस के, और इनके सामने आजसू के उम्मीदवार हैं नीरू शांति भगत, स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी। तो ये इस सीट को भी जेएमएम मान के चल रहा है कि कड़ा संघर्ष है। आप समझिए, मतलब आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, हाँ, कांग्रेस विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री सबसे अच्छा रामेश्वर उरांव भारत में सबसे अच्छा वित्त चलाने का प्राइज लिए हुए हैं, तो हो सकता है मैदान में उतना अच्छा ना हो। मतलब ये बीत संभालते रह गए। हाँ, जेएमएम क्या। चलिए आगे। पांकी पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हाँ, लाल सूरज है वहां से, और उनके सामने हैं शशिभूषण मेहता। इस सीट को भी माना जा रहा है। यहाँ बिट्टू सिंह हैं एक, जो स्वर्गीय विदेश सिंह के बेटे हैं, एक बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि कांग्रेस ने इनको टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि राज्यसभा चुनाव में संभवतः इनका वोट इनवैलिड हो गया था और उसके बाद कई तरीके का सवाल उठा और इनको उसके आधार पे ही, जो मेरे पास खबरें हैं, टिकट नहीं मिली। नहीं वहाँ और कांग्रेस, बिट्टू सिंह नहीं, कांग्रेस वहाँ के लगभग सब सीटों पे फॉरवर्ड को उतारती थी और अभी कांग्रेस और राहुल गांधी ओबीसी कर रहे हैं। इस वजह से चूंकि केएन त्रिपाठी भारी थे पैरवीकार में, तो केएन त्रिपाठी को रख के वहाँ ओबीसी को, ये चीजें बाहर बताने के लिए हुआ। भीतर की खबर ये है कि बिट्टू सिंह का वोट इनवैलिड हुआ था राज्यसभा में। उस तत्कालीन होता है जब माले जैसी पार्टी, आपको याद होगा कि राजकुमार यादव का पे बात उठा, फिर दिया ना टिकट, लेकिन माले ने फिर उनको क्लीन चिट दे दिया। तो उसी तरह पार्टी जब चाहेगी क्लीन चिट दे देती। इरफान, नमन बिक्सल और राजेश, जेएमएम ने नहीं दिया क्या चमरा लिंडा को? तो ऐसे बहुत सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन बिट्टू सिंह यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका में हैं और अगर वहां पे कुछ कमाल दिखा दें तो कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं होगी। ग्राउंड पे वो काफी मजबूती से त्रिकोणीय संघर्ष वहां पे दिखाई पड़ रहा था शशिभूषण मेहता, लाल सूरज और बिट्टू सिंह के बीच में। विश्रामपुर सीट है जहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामचंद्र चंद्रवंशी, और राजद और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार हैं। दोनों उम्मीदवार का नाम, राजद के नरेश सिंह हैं और कांग्रेस से कोई चंद्रवंशी करके ही हैं, उनका भी सरनेम वही था। हाँ, तो ये इस सीट पर भी माना जा रहा है। खरसावां सीट पर कौन कौन उम्मीदवार हैं पांडे जी? सोनाराम बोदरा तो ये हो गए खरसावां से बीजेपी से। हाँ, और जो पूर्व विधायक हैं, मतलब वर्तमान विधायक हैं जिन्होंने अर्जुन मुंडा को हराया है, ये दशरथ गगरे। हाँ, तो वहां पे ये मान रहे हैं कि सोनाराम बोदरा मजबूत हैं इस बार। और ये सोनाराम बोदरा वो हैं जो चंपई सोरेन के साथ गए थे बीजेपी। बिल्कुल। तो देखिए कि ये सारी परिस्थितियां हैं और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के एग्जिट पोल में जिन 23 सीटों पे माना गया कि संघर्ष है, उन 23 सीटों में कांग्रेस को की जो 14 सीटें हैं जो संघर्ष में, कांटे का संघर्ष जिसको मान रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी को 4 सीटों पे संघर्ष में दिखाया जा रहा है और जेएमएम खुद भी अपने आप को 5 सीटों पे संघर्ष मान करके चल रहा है। और बाकी की जो सीटें हैं 23 हटा दीजिए तो उसके बाद 59 सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा किया है ना। चलिए अब दर्शकों का कुछ कमेंट ले लेते हैं। अभी तो ये एग्जिट पोल का चलते रहेगा, हो सकता है कि कल बीजेपी भी कुछ जारी कर दे। बीजेपी वैसे भी 50 सीटों का दावा कर रही है कि 50+ सीटों के साथ जो है सरकार बीजेपी बनाने जा रही है, एनडीए बनाने जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने ऐसा दावा किया है। अमित शाह
जो भाजपा के नंबर 2 हैसियत रखने वाले नेता हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी बाकायदा यह दावा किया है। तो अब देखना होगा। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुद से ये दावा कर दिया है, इनकी तो पार्टी ने ही दावा कर दिया कि भाई 59 सीट हम लेकर के आ रहे हैं। सनी, क्या दर्शकों का कुछ कमेंट ले पाएंगे? कुछ अगर आपको कुछ सवाल दिखे, तब तक मैं पांडे जी से कुछ सवाल कर लेता हूं कि इस एग्जिट पोल को कैसे माना जाना चाहिए। हालांकि इसको एग्जिट पोल तो नहीं बताया गया है, दावा की तरह ही है। आप भले ही बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल है, हम लोग बोल रहे हैं नहीं। रील याद आ रहा है मुझे, भारी बेइज्जती है कांग्रेस के लिए। अपने सहयोगी को इतना कम से कम 23 तारीख तक बरकरार रखना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जिसने भी ये एग्जिट पोल बनाया है, 1 आदमी या 2 आदमी, उसने सब बड़े हैवी वेट चैंपियनशिप को वो चाह रहे हैं कि रहे, लेकिन कांग्रेस से उसकी खासा बैर है। और कांग्रेस को रियल में स्थिति यही थी। पिछले 5 सालों से कई बार उस संगठन ने बोर्ड निगम का बंटवारा को लेकर ठाकुर का एक कमेंट आया है। वो लिख रहे हैं कि जामताड़ा के सीट के बारे में बताइए। जामताड़ा इरफान अंसारी जीत रहे हैं चुनाव, और इसमें कोई दूसरी राय मेरे पास तो नहीं है। सनी शरद और पांडे जी से मैं पूछ लेता हूं। पांडे जी, आप बताइए। हाँ, जामताड़ा वो जीत रहे हैं और उसका बहुत बड़ी वजह जेबी नाम ले लीजिए ना। इरफान अंसारी। हाँ, चलिए, आपको क्या लगता है सनी जी? मुझे लग रहा है कि इरफान अंसारी जीत जाएंगे, लेकिन अच्छा टक्कर सीता सोरेन जी की तरफ से दिया गया है। अगर तो 500,000 के बीच का अंतर आप देख रहे हैं। अगर तरुण गुप्ता नहीं रहते, क्योंकि आप देखिए कि पहले का जो आंकड़ा उठाकर देखिएगा, विष्णु भैया के बाद हालांकि बहुत सी तस्वीरें बदली। 2009 में भी तरुण गुप्ता लड़े थे बीजेपी की टिकट से। उस वक्त बाय इलेक्शन हुआ था और गुरुजी उनके सामने थे मैदान में, और सिर्फ 11,000 वोट से वहां से शिबू सोरेन जो है चुनाव जीते थे। 2009 वाला जेएमएम और अलायंस नहीं रहा है। नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, जब आप बोल रहे हैं कि कड़ा संघर्ष है, तो क्या मतलब आपको लग रहा है 500,000 2,000 तक है, या फिर उसके? नहीं, उससे तो ज्यादा ही रहेगा। मतलब कौन रहेगा? ये कांग्रेस। मतलब कांग्रेस को ज्यादा आएगा। तो फिर सीधा बोलिए ना कि जीत रहा है। वो तो हम बोल ही रहे हैं कि जीत रहा है। हाँ, चलिए आगे बताइए, कोई दूसरा सवाल अगर है तो। सिमरिया में क्या स्थिति है? अनिल रंजन जी। सिमरिया में उज्जवल दास को टिकट मिला था, किशुन दास का टिकट काट करके बीजेपी ने दिया था, और मनोज चंद्रा हैं जो जेएमएम से इस बार लड़ रहे थे चुनाव। वहां लड़ाई है, लेकिन बिल्कुल कांटे का संघर्ष है। कोई भी जीत सकता है, चाहे जेएमएम जीत सकती है या फिर उज्जवल दास भी जीत सकते हैं। वहां पे मैं गया भी नहीं हूं, तो मैं तो निजी तौर पे नहीं बोल सकता हूं। सिमरिया के बारे में कोई आपके पास है अपडेट? सिमरिया के बारे में नहीं, मेरे पास तो नहीं है। जो वहां के ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, जो हम लोगों के टच में रहते हैं, जो लोग हैं, उन लोगों से बातचीत पे यही है कि मुकाबला वहां जबरदस्त है बॉस। तो वहां जामताड़ा जैसी परिस्थिति नहीं है कि बोल दिया जाए कि 2000 का डिफरेंस। हाँ, उसके आगे कोई सवाल? मधुपुर के बारे में करण राय जी पूछ रहे हैं। मधुपुर में इस बार मामला हफीजुल हसन का फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गंगा नारायण जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं इस बार, उन्होंने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी है। और चूंकि इस बार 2019 का चुनाव आप जब देखेंगे तो उस वक्त बाई इलेक्शन का ही मैं बात कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, बाई इलेक्शन का, तो उस वक्त जब हफीजुल हसन चुनाव लड़ रहे थे जेएमएम के टिकट पे, इंडिया अलायंस, तो उस वक्त तो नाम नहीं था, लेकिन जो गठबंधन का स्वरूप था, उस वक्त कोई दूसरा अल्पसंख्यक उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था वहां से। इस बार उम्मीदवार था, संभवतः 4 के 2-3 परिस्थितियां जो है उपचुनाव से बदली। एक तो है कि उस समय हाजी जी का निधन हुआ था, तो उसका एक सिंपैथी था। दूसरी बात कि सिर्फ एकलौता मुस्लिम उम्मीदवार हफीजुल हसन अंसारी थे, और तीसरी कि भाई सरकार के भी इतने दिन नहीं हुए थे। तो इस बार है कि हाजी जी के सिंपैथी जो है उतना खत्म हो चुकी है। मंत्री तो सिंपैथी आप क्या है? सिंपैथी जो इनको तो मौका मिला ही। दूसरी बात ये कि इस बार 4 उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव से पहले शायद निशिकांत दुबे ने जैसा पोस्ट किया था कि टार्जन जो है एक वहाँ बीएसपी से उम्मीदवार थे, उन्होंने शायद जेएमएम को समर्थन दे दिया था। तो मुकाबला बहुत कड़ा है। आप देखिए कि एक चीज़ बहुत मैं जो फील कर पाया वहाँ से, कि दुर्गा पूजा के दौरान जो एक वहाँ पर मामला हुआ था, विवाद हुआ था, जिसे काफी तुल भी दिया गया बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर थोड़ा हिंदू मुस्लिम वोटों का ये हुआ। वहाँ हर चुनाव में हो ही जाता है, उपचुनाव में भी हो गया था। हालांकि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो समाज है वो इसी तरीके से सोचता है, उसका रिफ्लेक्शन चुनाव में दिख जाता है। लेकिन फिर मिथिलेश ठाकुर और कई अलग जो इधर फर्स्ट फेज के जो जिनका चुनाव हो गया था, उनको लगाया गया, और खास करके जो ब्राह्मण का इलाका है, जनरल
जो बूथ है उस पर उनको ज्यादा मेहनत मुझे लगता है कि दो तीन वहाँ तीन चार अगर राज परिवार ने कोई कमाल किया होगा तब हफीजुल हसन जीत जाएंगे। अगर वो भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली अगर वो कुछ कर पाए होंगे तो, जैसा कि अब हो सकता है राज परिवार तो बोलेंगे कि वो पार्टी माँ है और पार्टी के लिए वो काम कर रहे थे, तो मैं इस तरीके के दावों को नहीं मानता हूँ निजी तौर पे। तो अगर राज क्या करते हैं नेता को कि सत्य बोल दे कि हम नहीं, मैं तो मेरा काम क्या है, मेरा काम तो हकीकत बताना है ना। अब नेता क्या कुछ भी हो बोलेंगे, सकता है, नहीं कहा तो जाता, राज उसी वही पर मैं बोल रहा हूँ कि राज परिवार close अगर fight कुछ है। कमाल कर दिए होंगे, जितना प्रेम उनका है गंगा नारायण सिंह के साथ, तो अगर वो प्रेम प्रकट किए होंगे तो फिर उसका लाभ मिलेगा हफीजुल हसन को आगे। हाँ। ये पंकज अकेला जी पूछ रहे हैं, बगल की सीट है सारठ। सारठ भी मैं मधुपुर और सारठ में कई दिन तक रहा, बहुत वहाँ दिलचस्प मुकाबला है। सारठ में देखिए हुआ ये कि चुन्ना सिंह वो जेएमएम में शामिल हुए, उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह, और वो जेएमएम ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। अगर और वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और निवर्तमान में विधायक भी हैं रणधीर सिंह। अगर आप समीकरण के हिसाब से देखिएगा तो चुन्ना सिंह बहुत मजबूत दिखेंगे, क्योंकि मुस्लिम और आदिवासी वोटर को मिला के 1,35,000 वोटर हैं, और वही वोटर अगर ठीक ठाक वोट कर दिए तो चुन्ना सिंह की राह जो है बहुत आसान हो जाएगी। अब है कि दोनों उम्मीदवार जो है, अगर जाति के हिसाब से हम बता रहे हैं, उस हिसाब से करना नहीं चाहिए, लेकिन अब नहीं, चुनाव दोनों भूमिहार जाति से हैं, क्यों नहीं करना चाहिए? सब लोग यही जो बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं वो सब यही कर रहे तो हैं। दोनों भूमिहार जाति से हैं, और थोड़ी नाराजगी रणधीर सिंह से भी थी और इनसे भी थी। अब चूंकि अब देखिए, मुझे लगता है कि अगर रणधीर सिंह वहाँ चुनाव जीतते हैं तो वो रणधीर सिंह की व्यक्तिगत जीत होगी। मुझे लगता है कि पार्टी लाइन से कहीं अधिक रणधीर सिंह ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। वो हर दिन अपने घर पर जनता दरबार लगाते हैं, हर दिन किसी की शादी, किसी की मरकी, किसी की छठी, किसी के घर, किसी के द्वार, कभी नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, सब कुछ करते हैं। जनता को जो चाहिए वो भरपूर, ऐसा नहीं है कि चुनाव के वक्त सालों भर करते हैं। मैं उनके साथ 1 बजे 2 बजे रात तक भी घुमा, तो हर जाति का वोट जो है उनके साथ है। लेकिन अब है कि चुन्ना बाबू, लेकिन बावजूद इसके चुन्ना सिंह जो समीकरण है उसके हिसाब से वो भारी पड़ रहे हैं, बहुत क्लोज फाइट, और मतलब कुछ भी हो सकता है। चुन्ना सिंह जीत भी सकते हैं, रणधीर सिंह हार भी सकते हैं, तो ये वाली परिस्थितियां हैं। सुनिए थोड़ी देर पर मैं जो बोल रहा था, मतलब जातीय मानसिकता मत रखिए, लेकिन जाति का जो समीकरण है बातचीत करने पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई लोग लिख रहे हैं कि रांची और हटिया सीट पर बताइए, जेएमएम ने वहां तो कड़ा संघर्ष भी नहीं बताया है। इसका मतलब क्या जेएमएम और कांग्रेस दोनों जीत रही है? पांडे जी से ये सवाल है, आप ही बताइए पांडे जी। नहीं, वो अपना बता रहे हैं कि जेएमएम दोनों, मतलब एक सीट जेएमएम जीत रही है, एक सीट कांग्रेस जीत रही है। दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है रांची और हटिया में। दोनों सीट पर बीजेपी एज में है। एज में है। रांची में मुझे जो लग रहा है कि सीपी सिंह निकल जाएंगे, जीत जाएंगे, और हटिया में मुकाबला है। अब हटिया में ये कहा नहीं जा सकता है कि नवीन जायसवाल हार ही जाएंगे या अजय नाथ सहदेव जीत जाएंगे। ये मेरी राय नहीं है, मैं जो देख पा रहा हूं और मैंने जो देखा है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं। मतलब मुकाबला वहां है। अगर कड़ा संघर्ष लिखा गया है तो हटिया में कड़ा संघर्ष है, रांची में मुझे कड़ा संघर्ष तो नहीं दिखाई पड़ रहा। मुकेश कुमार महतो पूछ रहे हैं कि डुमरी से क्या होगा, पांडे जी से पूछा जाए। बताइए पांडे जी, डुमरी की जो सीट है, चूंकि जयराम महतो वहां से चुनाव लड़ रहे थे, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की वाइफ बेबी देवी चुनाव लड़ रही थी, और यशोदा देवी भी चुनाव लड़ रही थी आजसू से। देखिए, जयराम महतो ने बड़ा टैक्टफुली डुमरी का चुनाव लड़ा। वो पर्सनालिटी पर लेकर गए कि विधायक की पर्सनालिटी पे वोट कीजिए, पार्टी पर नहीं। लेकिन मौसम बन रहा था, कभी बिगड़ रहा था। फिलहाल मुझे वहाँ एज में जेएमएम दिखती है और दूसरे नंबर पर जयराम महतो दिखते हैं वहाँ पर। मतलब आजसू तीसरा नंबर। हाँ, आजसू से वहाँ पे जयराम महतो ज़्यादा वोट ला सकते हैं। लेकिन पांडे जी, अगर आप ये जो बोल रहे हैं कि पर्सनालिटी पे, यानी कि बेबी देवी को लेकर के हमेशा जो कुछ वायरल होते रहा कि वो शपथ नहीं पढ़ पाई या पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो भारतीय इतिहास है हमारा राजनीति का, उसमें इन सब चीज़ों को लेकर के तो समाज ने कभी कोई मुद्दा ही नहीं बनाया। जनता कब किस चीज़ को दिल से लगा के वोट कर देती है किसी को नहीं पता है। अटल जी भी हारे हैं, इंदिरा जी भी हारी हैं, और झारखंड में हर नेता हारा है।
तो जनता किसको चुन लेगी पर्सनालिटी के नाम पर? अगर पर्सनालिटी घर कर गया तो निश्चित तौर पर जयराम महतो वहां से विजयी होंगे। अगर पर्सनालिटी घर नहीं किया तो उस अपेक्षा मतलब डुमरी की सीट पे आप ये बोल रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता? कहा नहीं जा सकता कौन विजयी होगा डुमरी का सीट। कोई भी तीनों में से कोई भी जीत सकता है। मैं भी इसी परिस्थिति में हूं कि डुमरी में कहा नहीं जा सकता है। हालांकि ये भी सही है कि जिस तरीके से जयराम महतो और आजसू की जो यशोदा देवी हैं उनके बीच जो चीज़ें टकराती रही हैं, उसका लाभ अगर मिल जाए फिर से बेबी देवी को तो वो एक कमाल ही हो सकता है कि जयराम जैसे आंधी में अगर वो जीत जाएं। आंधी जो था इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है कि डुमरी में, हालांकि जयराम ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे लेकिन वैसा कोई प्रभाव देखने को मुझे नहीं मिला। हाँ, उनकी सीट डुमरी पे वहाँ पे जरूर प्रभाव रहा है और उसका क्या परिणाम आएगा वो 23 को पता चलेगा। सनी, आप बताइए कि डुमरी को लेकर के आपका क्या है? डुमरी में पांडे जी ठीक बोल रहे हैं, कड़ा संघर्ष है। अगर जयराम महतो भी जीत जाएं तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से अगर तुलना करके देखिए तो डुमरी से सबसे अधिक लीड जो है उन्हें था। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव का दृश्य परिदृश्य बदल जाता है। तो बेबी देवी जगन्नाथ महतो जी का अपना एक ये है लेकिन जो छवि जगन्नाथ महतो जी की थी उनके बेटे को उस हिसाब से मुझे लगता है कि लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका तो नुकसान है। हाँ, उसका नुकसान हुआ। और जगन्नाथ महतो के जो बेटे हैं उन लोगों की कई सारे वीडियोज भी वायरल हुए चुनाव में, और खास करके यूथ जो जयराम को लेकर के एग्रेसिव रहे हैं वो सब उन वीडियोज को मुद्दा बनाए, आधार बनाए और एक तरीके से जो छवि खराब करने की जो कोशिश हुई या फिर जो भी कह लीजिए उसको देख लीजिए, उसका एक नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन मैं इस पे चूंकि 1 मिनट और बातचीत कर लेते हैं, मेरे पास जो एक इनपुट आया पांडे जी, अब पता नहीं उसमें कितनी सत्यता थी, उसमें एक चीज ये रहा कि चूंकि जयराम महतो को लेकर के ये माना जाता है और माना जाना भी चाहिए, जो परिस्थितियां बन रही है झारखंड की राजनीति में, कि आजसू के और बीजेपी के जो स्थानीय लेवल के जो नेता हैं डुमरी के, वो दरअसल ये मान के चल रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से तो वो नेक्स्ट लड़ाई भी लड़ सकते हैं, लेकिन इस बार उनका दुश्मन जो है जेएमएम की जगह जयराम महतो हो गया। और जयराम महतो जीत नहीं जाए इसलिए स्थानीय लेवल पे जो बीजेपी और आजसू के जो वो लोग जो अपने आप को फ्यूचर में उम्मीदवार मानते हैं, उन लोगों ने अंदर खाने से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को मदद कर दी है। ये मतलब ये ऐसी बातें आई वहां से निकल करके, कई लोगों से जो फोन कॉल्स पे जो बातचीत हुई, या फिर मैं जब उन इलाकों से मैं जब आ रहा था तो रुक करके कुछ लोगों से जब मैं मिला तो बातचीत किया, तो इस तरीके की बातचीत कर रहे थे। नहीं, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे बीजेपी के कि वो देख रहे हैं कि चलो एक रिप्लेसमेंट मिल रहा है, इसको इस बार ट्राई किया जाए। और कई लोग बीजेपी के थे जो थे जेबी केसेस के साथ थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अच्छा, आप उसी आधार पे बोल रहे हैं कि आजसू तीसरे नंबर पे और जेएमएम और जयराम के बीच में ये लड़ाई डुमरी में है? हाँ, जेएमएम और जयराम के बीच में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आजसू हारेगी, मतलब जीत नहीं सकती। वो त्रिकोणीय में वोट किसका कौन काटा कहाँ कटा ये पता ही नहीं चला। जैसे महिला जितनी एग्रेसिव थी जयराम महतो को लेके, दोनों को लेकर नहीं थी। यूथ जो बिलो 35, कौन महिलाएं? तो कुड़बी जाति की ही महिलाएं थी ज्यादातर। अब ये अगर कहेंगे तब तो फिर जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जो मैं कह रहा हूं बार बार कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन वोट कास्ट करते समय वो जाति फैक्टर में बट गया। तो वो हमेशा बंटता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अभी तो जेएमएम उसको अपने पक्ष में जोड़ रही है। ये एक आंकड़ा जो है पांडे जी जिस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इस बार कुल जो वोट हुआ है वो 2,59,00,000 के आसपास वोट हुआ है, जिसमें कि 1,67,00,000 महिला वोट की हैं और 2,59,00,000 टोटल वोटर थे, जिसमें कि वोटिंग हुआ 1,77,00,000। हाँ, इसमें 91,20,000 महिलाएं हैं और 85,60,000 पुरुष हैं। ये मान के चला जा रहा है कि 2019 की चुनाव की तुलना में इस चुनाव में करीब 7,80,000 महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है।
और इसी को झारखंड मुक्ति मोर्चा यही एक मान के है। चल रहा है कि ये जिन्न साबित होगा। 5% से अधिक वोट जो है वो महिलाओं की बढ़ी है। और अगर मध्य प्रदेश के चुनाव से तुलना किया जाए, चूंकि माना जाता है कि वहाँ लाडली योजना का ही लाभ मिला, तो वहाँ इससे कम ही परसेंटेज महिलाओं की बढ़ी थी। और उसके बाद जो है एक तरह से भाजपा फिर से वापसी कर ली थी। और तो बड़ी उसी संख्या में, बड़ी मतलब उम्मीद नहीं किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी आ भी रही है, कमबैक भी कर रही है। तो मैं उसी पर आ रहा था संजय कि आप जेएमएम के जितने भी उम्मीदवार उठाकर देखिए, मुझे लगता है कि वो इसी भरोसे पर हैं कि महिलाओं वोटरों की जो संख्या बढ़ी है उसी भरोसे हम लोग जीतेंगे। लेकिन अब वो किधर गए, अगर इधर गए सचमुच में 1,000 रुपया खाते में गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था कि 3-4 बार पैसा गिर गया था अकाउंट में। और यहाँ भी आप देखिए कि 13 को वोटिंग था, 11 को पैसा आ गया, फिर 20 को वोटिंग था, फिर पैसा आ गया। तो उस हिसाब से एक जो है, हालांकि 11 को ही आ गया था, फिर तो नेक्स्ट 11 को ही पैसा तो उससे पहले भी 3 महीना आ चुका था। तो ये इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है कि कहीं ना कहीं। और जेएमएम मुझे लगता है कि यही वजह है कि कॉन्फिडेंट है और सुप्रियो भट्टाचार्य 59 सीट बता रहे हैं। बेरमो की सीट को लेकर देखिए कई सवाल आ रहे हैं। अरविंद जी पूछ रहे हैं कि बेरमो से संजय जी, आप तो बेरमो गए थे, बताइए क्या है? बेरमो से मैं जो देख पा रहा हूं कि अनूप सिंह वहां से चुनाव जीत रहे हैं। रविंदर पांडे और अनूप सिंह के बीच में ही वहां मुकाबला रहा। जयराम महतो को मैं वहां पे तीसरे नंबर पे देख पा रहा हूं। अब मेरे देखने की ये में अब अगर गलत हो जाए सही हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन वहां से अनूप सिंह आराम से चुनाव निकाल रहे हैं। हालांकि आराम से नहीं बोला जा सकता है, काफ़ी जयराम महतो ने रोचक बना दिया, संघर्षपूर्ण बना दिया उस सीट को। और उसका बेनिफिट्स कहीं ना कहीं जो है अनूप सिंह को मिला है। वो जो एक बाहरी भीतरी का जो एक उनका मुद्दा रहा है हमेशा से, उसका उलट बेनिफिट जो है अनूप सिंह को वहां पे मिलता हुआ दिखाई मुझे पड़ रहा है। पांडे जी, बेरमो तो मैं नहीं गया था, लेकिन एक बात तो सही है कि अगर एक तरफ एग्रेसिव पोल होगा तो दूसरी तरफ रेप्लिकेशन होता है। न्यूटन का लॉ है, तो उसी अनुसार से उसको देखा जाना चाहिए। लेकिन बेरमो में मैं इस बार नहीं गया था और बेरमो की परिस्थिति नहीं जान रहा हूँ। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि वो सीट वो जीत रहे हैं, लेकिन वो तो सब पॉलिटिकल तो वही जेएमएम 59 सीट में बेरमो को भी रखा है, बीजेपी भी रखी है। वहां एक चीज, कोई एक संतोष करके चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, ऋषभ उस फील्ड में ज्यादा घूमे और ऋषभ को भी मैंने बोला कि उनका इंटरव्यू कीजिए, बहुत प्रयास भी किया गया लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया। जयराम महतो की सभाओं में भीड़ भी जुटी, वहां तीर्थनाथ आकाश भी लड़ रहे थे। तो बहुत सारा इक्वेशन वहां पे काम कर रहा था, जो जयराम को उस तरीके से डुमरी जैसा सिचुएशन बेरमो में मैं नहीं देख पा रहा हूं कि जहां पे हमको, आपको, पांडे जी को या फिर बाकी दूसरे जर्नलिस्टों को जो है यह कहने में हिचक हो रहा है या फिर बाकी में वैसी परिस्थितियां नहीं समझ में आ रही है कि डुमरी में क्या होगा। बेरमो में ऐसा मुझे तो कतई नहीं दिखाई पड़ रहा था। बिल्कुल। आगे एक राजमहल को लेकर लगातार सवाल पूछा जा रहा है। वहाँ एमटी राजा हैं जेएमएम के और बीजेपी के अनंत ओझा हैं। वहाँ मुकाबला है, लेकिन अनंत ओझा मुझे लगता है कि निकाल लेंगे वो सीट। लेकिन केमिस्ट्री और मैथ दोनों में भारी हैं एमटी राजा। केमिस्ट्री गड़बड़ा सकती है उनकी इस वजह से कि एमटी राजा जिस तरीके से चाह रहे थे कि यहाँ पे मतलब कास्ट इक्वेशन को ही बनाया जाए फैक्टर, और वो बहुत हद तक सफल रहे हैं। तो बीजेपी भी यही चीज चाह रही थी और उस अनुसार से अगर आप देखें तो जो दाऊ यादव के भाई हैं जो खड़े हैं, सुनील यादव, हाँ, वो मुझे 10,000 तक वोट लाते दिख रहे हैं। और 10,000 में अनंत ओझा पिछले बार भी वहां पे बजरंगी यादव खड़े थे, 18,000 के करीब वोट लेके आए थे। फिर भी अनंत 10,000 के अंदर आप बोल रहे हैं, सुनील यादव जो दाऊ यादव के भाई हैं, अगर वो सिमट जा रहे हैं तो फिर अनंत ओझा निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ मुस्लिम वोटर बहुत अधिक है संख्या में। और दूसरी बात है कि इस बार जो वहां पे लगाया गया कि कई जो बाहर में काम करते हैं, लेबर का काम या कोई भी काम, वो बाकायदा टिकट कटा के आए थे और उनकी संख्या काफी अधिक थी जो सिर्फ पोल करने आए थे। पिछले बार एमटी राजा निर्दलीय लड़के 74 लाए थे, 25 जेएमएम लाई थी। तो मैथ तो इनके फेवर में है, जातिगत समीकरण देखेंगे तो केमिस्ट्री भी इनके फेवर में है। लेकिन अनंत ओझा की व्यक्तिगत छवि जो है इन मैथ और केमिस्ट्री दोनों से भारी है
वो फिजिक्स अपने आप में बहुत भारी है, इसलिए अनंत ओझा एक एज में है वहाँ जरूर। चलिए अगला कोई एक सवाल। गोड्डा सीट को लेकर कई सवाल पूछा जा रहा है, आप बताइए। गोड्डा को तो आप ही बताइए नहीं, सन्नी, मैं तो आपका वहाँ था नहीं। देखिए गोड्डा में मुझे लगता है कि वहाँ भी लड़ाई है और यही वजह है कि जेएमएम भी मान के चल रहा है कि कड़ा संघर्ष है। दो तीन चीज़ें हैं जिससे लगता है कि हो सकता है कि संजय यादव जो लगातार 2 बार से चुनाव हार रहे हैं वो उनके लिए राहें आसान हो सकती है। अभी 2-3 दिन पहले चुनाव से ठीक पहले अमित मंडल कहीं जा रहे थे रात को, तो उन्होंने किस तरह से दिखाया कि देखिए आरजेडी के लोग हैं, घेर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वहाँ के लोगों से जो मेरी बातचीत हुई, मुझे लगता है कि उसका थोड़ा उल्टा रिएक्शन हो गया है। और हर बार उनको कोई ना कोई अमित मंडल को घेर लेता है। ठीक है, चुनाव जीते या हारे जो भी हो, लेकिन चुनाव से एक रात पहले जो है वहाँ घेर लेता है अमित मंडल को। जब घेरा तब तक जीत गए। हाँ नहीं, ठीक है वही। हाँ, तो जब घेरे हैं जीत रहे हैं। और मुझे लगता है कि पिछली बार भी 4-5 हज़ार वोटों का अंतर था और इस बार अब देखिए मजबूत स्थिति में जो लोग बता रहे हैं कि गोड्डा जिला की जो 3 सीटें हैं उस पर इंडिया गठबंधन के लोग पोड़ैयाहाट, गोड्डा और महागामा 3 सीट पर है। अब गोड्डा में क्या होता है, 2-3 चीज़ें हैं। देखिए संजय यादव के चुनाव हारने के पीछे का एक कारण हमेशा गोड्डा में ये रहता है कि वहाँ यही कि अगर संजय यादव जीत जाएंगे तो यादव का मन बढ़ जाएगा। अमित मंडल तो वही करते हैं ना, उनके ऊपर जो हमला होता है चुनाव से एक दिन पहले, वो मैसेज तो वही स्थापित करने की कोशिश होती है कि यादव अगर जीत गया संजय यादव तो फिर यादवों का वहां मन बढ़ जाएगा, इस तरीके की एक और चीज गोड्डा के चुनाव में हमेशा चलती है कि दिलीप झा जो पथरगामा के बीडीओ रहे, वहाँ के एसडीओ रहे और फिर डीडीसी भी रहे। संजय यादव जब विधायक थे तो एक बैठक के दौरान उन्होंने एक थप्पड़ उन्हें मार दी थी, तो ब्राह्मणों में एक नाराजगी संजय यादव को लेकर थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में वो नाराजगी जो है थोड़ी पटी हुई दिख रही थी और वहीं से थोड़ा सा मार्जिन संजय यादव को मिल रहा है। और दूसरी बात, और उसमें भूमिका उनके बेटे रजनीश ने काफी निभाई है। रजनीश पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहे थे। तीसरा एक बड़ा फैक्टर मुझे जो लग रहा है कि जो इस लोकसभा के चुनाव में जो निशिकांत दुबे के मजबूत कैडर थे वो इस चुनाव में या तो शांत हो गए या थोड़ा इधर झुके हुए दिखे। तो ये सब फॉर्मूला है। निशिकांत दुबे शांत ही रहे एक तरीके से, मतलब मैं बहुत ज्यादा उस तरीके से सक्रिय उनका रोल नहीं देख पाया। सक्रिय तो हैं थे, तस्वीरों के हिसाब से देखिए तो निरंजन राय जब नाराज हुए तो सबसे पहले मनाने वही गए। सारठ में जो है रणधीर सिंह के साथ तरीके से वो ट्विटर पे उन्हें थोड़ा कंट्रोल रखने को कहा गया होगा, क्योंकि कई बयान जो है उनको फिर भी अनकंट्रोल्ड आदमी हैं, कुछ भी बयान देते हैं पॉलिटिकल फायदे और नुकसान से ही। संथाल परगना में चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अखबारों में जो एक विज्ञापन दिया गया वो निशिकांत जी के बयान को लेकर ही था। उन्होंने जो संसद में कहा था कि संथाल परगना और बिहार और बंगाल के इलाकों को मिला के यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, तो जेएमएम इसे एक आंदोलन बना दिया उसी समय से कि भाई किसी भी सूरत में अलग नहीं होने देंगे। विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय, वहां भी प्रोटेस्ट हुआ। बीजेपी को सफाई देनी पड़ी, बीजेपी को बोलना पड़ा कि उनका निजी बयान था। तो यही वजह है कि निशिकांत जी थोड़ा सोच समझकर मुझे लग रहा है कि बोल रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। चुनाव में तो लगे हुए ही थे। कोई और सवाल ले लीजिए, इसके अलावा कई और, क्योंकि लाइव तो फिर एक सवाल से तो 1000 लोग जुड़े हुए हैं। रात में भी आप लोग जागे हुए हैं। 11 बज रहा है, 11 बज गया। पलामू एंड गढ़वा एरिया का भी एक्सप्लेन करिए, पांडे जी गए हुए थे वहाँ, पूछिए। चलिए गढ़वा में क्या हाल है पांडे जी बताइए। कांटे की टक्कर है और वहाँ कुछ भी परिणाम हो सकता है। वहाँ गिरिनाथ सिंह ही कितना कम लाएंगे वोट या ज्यादा लाएंगे उस पर डिपेंड कर रहा है। नहीं, इस बार हमको लगा गिरिनाथ सिंह उतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा। कहीं नहीं दिखे। नहीं, मतलब उतना बड़ा फैक्टर के तौर पे वो उभरेंगे कि मतलब तब तो फिर मिथिलेश ठाकुर निकल रहे हैं, इसका मतलब 25,000 30,000 अगर वोट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो मिथिलेश ठाकुर वहाँ बढ़त में है, इसको मान करके चलिए। अगर गिरिनाथ सिंह फैक्टर नहीं है, पांडे जी बोल रहे हैं, और तब जो है मिथिलेश ठाकुर जीत रहे हैं। नारायण यादव जी पूछ रहे हैं बगोदर का, बगोदर से विनोद सिंह और नागेंद्र। बगोदर में थोड़ी मुश्किल जरूर हुई। उसके पीछे का एक मैसेज ये गया, खास करके जो यादव वोटर हैं और मुस्लिम, चूंकि कैंडिडेट JLKM ने, जयराम महतो की पार्टी ने वहाँ पे एक दे दिया, तो वोटिंग के एक दिन पहले तक मैसेज वहाँ पे थोड़ा सा था जो ठीक नहीं था विनोद सिंह को लेकर के। और जिस तरीके से नागेंद्र महतो लगातार हमलावर रहते हैं, बहुत मुखर होकर के बोलते हैं, तो उन्होंने एक माहौल जरूर क्रिएट कर दिया और उस इलाके में पोलराइजेशन करने की कोशिश भी की गई। लेकिन अंतिम तक जो है
वो चीज़ें संभली। जो मेरे पास इनपुट है कि विनोद सिंह चुनाव निकाल रहे हैं। सरिया जो आमतौर पे हमेशा वो पीछे रहते हैं उन इलाकों में, वहाँ पे भी चीज़ें कुछ पिछली बार से सुधर रही है उन जैसा कि उनके लोग दावा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो जीत रहे हैं। मेरा जो ग्राउंड रिपोर्ट्स का दावा है उसके मुताबिक ये है कि विनोद सिंह जैसे तैसे करके निकाल लेंगे। 1000, 2000, 3000, 4000 वोट जो भी हो उस तरीके से निकल जाएगी सीट। इसके अलावे बड़का गांव को लेकर लगातार सवाल पूछा जा रहा है। बड़का गांव में भी यही हाल है, कांटे का मुकाबला तो है, लेकिन अंबा प्रसाद एज में है। हालांकि वो महूदी वाले प्रकरण को लेकर के वहाँ पे बहुत अंबा शुरू से ही घिरती नज़र आ रही थी, लेकिन आखिरकार वहाँ पे एक इक्वेशन ये काम किया कि जो बीजेपी में से जो संभावित उम्मीदवार थे या फिर उस पैनल में जो थे उनको टिकट नहीं देकर के चंद्र प्रकाश चौधरी के बड़े भाई को, यानी कि क्या नाम है उनका, रोशन लाल चौधरी को टिकट अनाउंसमेंट से 1 घंटे पहले ला करके टिकट दे दिया गया। अब खुल करके तो नाराजगी बीजेपी की तरफ से किसी ने नहीं जाहिर किया, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वैसे लोग अंबा प्रसाद को मदद कर रहे थे। और यही वजह है कि मैं यह मान के चल रहा हूँ कि वो निकल रहे हैं। पांडे जी से हम पूछते जा रहे हैं गिरिडीह का, पांडे जी बताइए। गिरिडीह सुदीप की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है परिणाम। चलिए जमशेदपुर पश्चिम, कांटे का टक्कर है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। और गिरिडीह और जमशेदपुर पश्चिमी पे भी मुझे लग रहा है कि पश्चिमी पे बन्ना गुप्ता और गिरिडीह से सुदीप सोनू निकाल रहे हैं। मनोहरपुर में वो जगत मांझी जीत रहे हैं चुनाव, जोबा मांझी के जो बेटे हैं। हाँ बिल्कुल, वो बहुत तेज में। कोडरमा से विशाल कुमार पूछ रहे हैं। कोडरमा फंसा हुआ है, त्रिकोणीय मुकाबला जैसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुकाबला सुभाष यादव और नीरा यादव के बीच में ही है। और वहाँ पे शालिनी गुप्ता हैं, एक फैक्टर हैं, वो मुकाबले में हैं ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ, पांडे जी मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए देवघर सुरेश पासवान चुनाव जीत सकते हैं। सिंदरी और निरसा अरूप चटर्जी चुनाव जीत रहे हैं, माले वाले। और सिंदरी में कहाँ नहीं जा सकता है अभी जामा लुइस मरांडी 1000-2000 वोट से ही निकल जाएंगी इस बार भी, क्योंकि इस बार वैसा भी नहीं है कि सुरेश मुर्मू के पास एक सामने मतलब सीता सोरेन थी नहीं कि सोरेन परिवार पे हमला और इस तरीके का माहौल बनाने का। और लुइस मरांडी काफ़ी उनके करीब रही हैं सुरेश मुर्मू के, जब संगठन में बीजेपी में थी तो सुरेश मुर्मू कैसे चुनाव लड़ते हैं ये भी उनको मालूम था। हालांकि सुरेश मुर्मू को भी ये मालूम था कि लुइस मरांडी कैसे चुनाव लड़ती हैं। तो एक चीज है, मैं गया था मैं भी, तो वहाँ आज भी कई वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने फोन करके बताया कि एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, क्योंकि बहुत कम समय बचा जेएमएम में ये शामिल हुई। और वहाँ के लोकल जो जेएमएम के लीडर्स हैं उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया कि कहाँ सब कुछ पहुँचना है, वो सही जगह नहीं पहुँच पाया ऐसा मान रहे हैं। लेकिन बहुत क्लोज लंबा हो रहा है सवाल, आप दर्शकों का थमेगा नहीं, कल तक इंतजार कर लीजिए ना। आप लोग के लिए कल से एक बार फिर किया जाएगा सीट वाइज कि कहाँ क्या चल रहा है। हालांकि वो भी सही नहीं रहेगा, सीट वाइज तो मैं बोल रहा हूँ सनी जी को कि कर दीजिए लेकिन चलिए ठीक है, 23 तक इंतजार कीजिए, अब 24 घंटे की बात है। और आप जो भी दर्शक देख रहे हैं इस लाइव को और बाद में देखेंगे, एक चीज याद रखिए कि हम लोग सुबह 8 बजे से जो है 23 तारीख को स्पेशल कवरेज देंगे आपको, एक एक सीट पे कौन कहां से आगे चल रहा है, ये सारी जानकारी आपको फॉलो अप झारखंड के पेज पे और द फॉलो अप यूट्यूब चैनल के पेज पे जो है आपको मिलेगा। तो आप जो भी दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं देर रात, आपसे आग्रह है कि आप परसों भी जो है इसी तरीके से सुबह से जुड़ जाइएगा। और कई गेस्ट रहेंगे दूसरे पार्टियों के, वो भी अपना पक्ष रखेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट भी रहेंगे उस दिन। जाना नहीं है, कहीं आपको जाने का जरूरत नहीं है, फॉलो अप पे आपको सब कुछ मिलेगा। और आप जुड़े हुए रहिएगा उस दिन, हम लोग कोशिश करेंगे कि सब कुछ आप तक पहुंचाते रहें। क्या पांडे जी, आप भी एक बार, आपका अपील ज्यादा काम करेगा शायद। मेरा अपील से ज्यादा है कि किसका अपील ज्यादा किया 23 तारीख को वो जनता देखना चाहती है, और वो फॉलो अप बताएगा। हाँ, ठोस बताएगा और कारण भी बताएगा, परफेक्ट। तो शुक्रिया।